हेलो नमस्कार सस्ता का आदाम खम्मा कनी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बता दूँ मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, चलिए। हमने स्टार्ट कर रखा है ऑलरेडी। चैप्टर इसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हम लोग अच्छे खासे ये वाले सारे पार्ट कर चुके हैं। वैल्यूएशन रूल्स पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं। अरे मैं इतना सब क्यों बता रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं मतलब ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। आज जो हमारा पेंडिंग पार्ट था वो था ये वाला पार्ट, नोटिफाइड सप्लाई वाला पार्ट था, वो था हमारा पेंडिंग वाला पार्ट। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बता रखी है कि इनको इस हिसाब से वैल्यू करना है, तो वहाँ पे आप ऊपर की चीज़ों पे ध्यान देंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है भाई, कई बार आ जाता है, कभी एमसीक्यू में कभी किसी और चीज़ में। वी नीड टू मेक श्योर ये अच्छी से हो। क्या बात करता है रूल 32, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सप्लाईज। नाउ इसमें पूरी लिस्ट है स्पेसिफिक सप्लाईज की, वन बाय वन चलते हैं। पहली बात, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। जब आप फॉरेन करेंसी को सेल परचेज करते हो, देखो हमने बहुत इनिशियल लेक्चर्स में सीखा था कि करेंसी जो करेंसी आप सेल परचेज करते हो वो करेंसी अपने आप में गुड्स या सर्विसेज में नहीं आती है। लेकिन जब आप परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करते हो तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको निकालना पड़ता है एक्सचेंज वाली सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, याद रहे पूरे मनी को हम गुड्स नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे पूरे मनी के ऊपर हम लोग नहीं मांग रहे जीएसटी। हम बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सर्विस हुई है जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है दो करेंसी का आपस में, तो ये एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है, कुछ चार्ज इनकम हो रहे हैं और उस चार्ज को हम लोग एज अ वैल्यू सप्लाई लेके उस पर जीएसटी मांग रहे हैं। तो गौर से देखो इसको। अब यहाँ पे आपको दो मेथड मिलती है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। पहले कुछ देर तक मेथड नंबर 1 सीखेंगे, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ऑफ कोर्स जो आईसीए के एग्जांपल्स है वही देखेंगे। गौर फरमाइए फर्स्ट मेथड में क्या है, वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल तरीका है। जो भी आपका बाइंग रेट है या आपका सेलिंग रेट है उसको आरबीआई के रेफरेंस रेट से माइनस कर देना। आई रिपीट, जो भी आपका बाइंग रेट है या आपका रेफरेंस रेट है उसको आरबीआई के रेट से माइनस कर देना, एक आंसर आएगा। उसको आपने जितने यूनिट्स का सप्लाई किया, एग्जाम्पल डॉलर्स का अपने यूनिट्स परचेज या सेल किया है तो उन यूनिट्स से मल्टीप्लाई कर देना, आपको जो आंसर आएगा वही होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर एग्जाम्पल बताओ, यहाँ मैं थोड़ा नोट करके रखा है। एग्जाम्पल नंबर 27 ऑन पेज 7.47। तो चलते हैं पेज 7.47 पे। ये पुराना खुल गया शायद, ये वाला मेरा नया वाला है। ये दो बार मैंने सेम चीज़ खोल दी क्या, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 27 बहुत शानदार तरीके से लिंक कर रखा है मैंने रिकैप सेक्शन को आपके मॉड्यूल के साथ में, मज़ा आ जाएगा जीवन का। ध्यान से देखो, ऑन 10th में मिस्टर दोषी कन्वर्टेड यूएसडी $100, कहाँ गया मेरा हाईलाइटर, यूएसडी $100 इंटू ₹7,400 एट 74 पर यूएसडी। यानी किस रेट पे कन्वर्ट किया है, 74 पे किया है। ठीक है, अब परचेज सेल फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों केस में मानते हैं क्या ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, कितने रुपये पे हुआ है, 74 पे हुआ है। वाया ईस्टर्न मनी चेंजर्स, आरबीआई रेफरेंस रेट क्या था उसी दिन का रेफरेंस रेट क्या था, इट वाज $, इज इक्वल टू 75। अपना सिंपल फंडा है, अपना बाय सेल जो भी किया हो वो 74 है, इसको हटा दो, माइनस कर दो रेफरेंस रेट विच इज 75, तो कितना बचता है, ₹1। जो ₹1 बचता है इसको मल्टीप्लाई कर दो $100 के साथ में, जो आंसर आएगा वही आंसर है आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस केस में आंसर क्या आया, ₹1 इंटू $100, ₹100। अभी ₹100 ही क्या है, ये ₹100 आपका बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक बात देखो, ये मैंने कब कर पाया, जब मेरे पास बाइंग और सेलिंग रेट था। वो तो होगा ही ना, मैंने कितने में बाय या सेल किया है तो मुझे पता ही होगा, तो ये तो होगा ही होगा। और साथ में रेफरेंस रेट भी होना चाहिए ना माइनस करने के लिए, कि क्या एक्सचेंज का क्या सर्विस का कुछ कॉस्ट लग रहा होगा। कभी कभी क्या होता है हमारे पास में रेफरेंस रेट होता ही नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है। अरे भाई साहब रेफरेंस रेट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ये तो पता है ना कि आपने जो डीलिंग किया है, जो कन्वर्जन किया है, या तो आईएनआर बेच के डॉलर लिया है या डॉलर बेच के आईएनआर लिया है, जो भी आपने किया है
INR बीच में घुसा है, तो जो भी INR वैल्यू है रिसीव्ड का या प्रोवाइडेड का, वो INR वैल्यू का 1% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। याद रहे ये कब करेंगे, पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट मेथड में कि रेफरेंस रेट है, अगर है तो बाइंग या सेलिंग रेट से माइनस कर दो और आंसर निकाल लो, नहीं है तो आपका जो INR वैल्यू है उसका 1% ले लो। यहाँ पे देखो इसी एग्जाम्पल में, अगर इस एग्जाम्पल में RBI का रेफरेंस रेट नहीं होता तो मैं क्या करता, तो मैं 1% लेता 7,400 रुपये का। 7,400 कहाँ से आया, ये वाला रेफरेंस रेट तो है ही नहीं अब एग्जाम अपने सेकेंड ऑल्टरनेटिव में, तो 7,400 उसका 1% कितना होता है 74, तो 74 क्या बन जाता आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता। ठीक है नो। अब कभी कभी क्या होता है, इफ़ करेंसीज एक्सचेंज आर नॉट इन INR, कई बार मेरे पास डॉलर है, मैंने डॉलर दे के यूरो ले लिया, या मेरे पास में चाइनीज़ युआन है वो बेच के मैंने दिरम ले लिया। इन शॉर्ट INR को इन्वॉल्व किया ही नहीं बीच में, दो करेंसी का आपस में एक्सचेंज कर दिया बिना INR की। अब ऐसे केस में हम क्या करें, अब तो रेफरेंस रेट हुआ तो भी मैं क्या करूं, हुआ तो क्या करूं ये अपन सीखते हैं अभी, और डीलिंग तो INR में हुआ नहीं है, तो वो जो अपना तरीका था कि जो भी INR में डील हुआ उसका 1% ले लो, वो तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे करेंगे क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ करेंसीज एक्सचेंज आर नॉट इन INR, तो वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू होगा लेसर ऑफ, याद रहे लेसर ऑफ 2 अमाउंट्स। ठीक है, कौन सा 2 अमाउंट, किधर गया, दैट वुड हैव बीन रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एनी ऑफ द करेंसीज इनटू INR एट RBI रेफरेंस रेट। अब ये क्या चीज़ है, सीधा एग्जांपल लो फिर दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ, आ जाओ इधर। ये देखो US $9, लेट मी राइट इट विथ कलर, US $9,000 कन्वर्ट किया UK यानी कि पाउंड में, UK मतलब पाउंड हो गया ना, ठीक है, 4,500 पाउंड के बदले एक्सचेंज किया, INR तो बीच में आया नहीं, अब कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे सब में आपको रेफरेंस रेट दिया होगा, RBI रेफरेंस रेट क्या है, डॉलर का है 74 और पाउंड का है 98, तो आपका एक ही काम होगा, आप इस 9,000 को कन्वर्ट करोगे, सॉरी दोनों को इसे कन्वर्ट करोगे INR में रेफरेंस रेट के हिसाब से। तो अगर आप 9,000 कन्वर्ट करते हो इंटू 74 करके, तो आपका रेट निकल के आता है 4,41,000। यही अगर आप आपका जो पाउंड है इसको भी कन्वर्ट करते हो 98 के भाव से, तो निकल के आता है 6,66,000। समझता है इतना। अब आपका दोनों फिगर INR में आ गया है, सिंपल सा फंडा है। SSC का फ़ायदा किस में होगा, जहाँ पे वैल्यू छोटा मतलब ये वाला 4,41,000। तो यहाँ देखो विच नंबर इज लोअर इज 4,41,000, ये एज इट इज नहीं बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये बन गया तो भाई साहब आफत आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। इसका 1%, क्योंकि अब INR का वैल्यू आ गया ना, 1% ले लो, क्या दिक्कत वाली बात है, समझ में आ गया। तो जो भी वैल्यू रो रहा है उसका 1% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यही आपका कानून कहता है। कानून क्या कहता है, इफ़ करेंसीज एक्सचेंज आर नॉट इन INR में एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 अमाउंट ले लो, दोनों करेंसीज जो भी है उसका INR का रेफरेंस रेट से INR निकाल लो, जो लोअर है उसका 1% ले लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये हमने जो सब डिस्कस किया है सब कुछ फर्स्ट मेथड था। बाइंग सेलिंग रेट है, रेफरेंस रेट से कंपेयर कर लो, अगर रेफरेंस रेट नहीं है तो सीधा बाइंग या सेलिंग का जो INR है उसका 1% ले लो। अगर रेफरेंस रेट है लेकिन बाइंग सेलिंग का मेरे पास वैसे INR में कन्वर्जन रेट ही नहीं है, मेरे पास में सीधा मैंने कुछ और करेंसी में डील किया है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से विच लोअर करके 1% लेके वैसे निकाल लो। एक सेकेंड मेथड भी है, सेकेंड मेथड भी है। ये सेकेंड मेथड क्या है, देखो ध्यान से। सेकेंड मेथड कहता है टू 1 लाख, मतलब अब आपको यहाँ फिगर INR में निकालना है। INR में आने के बाद में 1 लाख तक का जो वैल्यू है उस पर 1% या 250 विच एवर इज हायर, वो वैल्यू मान लेना सीधा। इन शॉर्ट सपोज करो आपने जो कन्वर्जन करके INR का वैल्यू निकाला वो आपका वैल्यू है 10,000 रुपये। 10,000 का 1% कितना होता है 10% होता है 1000, 1% कितना होगा 100 और 250, हायर कौन सा हुआ 250 क्या मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आपका जो कन्वर्टेड किया हुआ जो ट्रांजेक्शन का वैल्यू है INR में वो 1 लाख 1 से 10 लाख तक है, तो 1000 तो पुराने वाले का 1%,
और 0.5% 1 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर, 10 लाख तक का जो अमाउंट है 0.5%। अगर आप कहीं तो सिंपल स्लैब है, आपको पता ही है यार, मैं भी क्या इतना सिखा रहा हूँ बच्चों जैसा, 10 लाख के ऊपर गया तो 5,500 पुराना प्लस 0.1% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 60,000। 60,000 के ऊपर इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये मैंने आपके नोट लिख रखा है, जनाब वंस ऑप्टेड देन कैन नॉट विड्रॉ इट ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। भाई साहब ऐसा नहीं है, आपका मर्जी, आपका खेल चल रहा है। आप या तो मेथड 1 से कर लो वैल्यू ऑफ सप्लाई, या मेथड 2 से कर लो। और नॉर्मली ये सब चीज़ें आप नहीं करते, नॉर्मली सब चीज़ें बैंक्स करती है, आपके पता लोड नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल, आप चेक कर लो मेथड 1 चाहिए, मेथड 2 चाहिए। मेथड 1 ले रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो करना है करते रहो। लेकिन आपका मन है कि मेरे को तो ये डिस्काउंट वाले स्लैब वाले रेट में जाना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में, मेरे को पुराना फर्स्ट मेथड में नहीं जाना है, तो आप साल के बीच में कभी भी फर्स्ट मेथड से सेकंड स्लैब मेथड में जंप कर सकते हो। लेकिन एक बार सेकंड मेथड में जंप कर दिया तो साल ख़त्म होने तक उसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर ट्रांजेक्शन में आपका फ़ायदा फर्स्ट मेथड से हो रहा हो, तो भी आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मान सकते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फर्स्ट मेथड ले लिया, कभी भी सेकंड मेथड में आ सकते हो, आने के बाद में उसमें रुकना पड़ेगा साल के एंड तक। सर क्या नेक्स्ट ईयर हम दोबारा मेथड चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, ठीक है। समझो आप नेक्स्ट ईयर सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको कभी भी मन हो गया कि मेरे को फर्स्ट में आना है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने साल के कभी भी किसी भी टाइम पे आपने सेकंड मेथड को चूज़ कर लिया है, अगर उस साल के लिए एक ट्रांजेक्शन के लिए भी कर लिया है, तो भाई साहब अब पूरे साल सेकंड मेथड ही चलेगा, अब फर्स्ट मेथड पे आने का मौका नहीं मिलेगा। सर इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैंने कहा मैंने मार्क करके रखा है 7.48 पे इलस्ट्रेशन 3। ये देखो, ये रहा, ध्यान से देखो। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, अ मनी चेंजर हैज़ एक्सचेंज $10,000 तो इंडियन रुपी एट 74 के भाव से उसने कन्वर्ट किया है। तो रुपीज़ कितना बन गया? रुपीज़ बन गया यहाँ पे 74, ठीक है, 740,000। एक्स प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद 32(2)(b), मतलब कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर 2 है ये, ठीक है, सेकंड ऑप्शन बात कर रहा है। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, अब सिंपल सी कहानी है, कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई? टोटल 740 हो गया, पहले 1 लाख पे 1%, फिर दूसरे 1 लाख 1 से लेके 10 लाख तक, हमारा तो कहानी खत्म हो जाएगा 740 यानी कि 640 पे 0.5 तो क्या हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई? वैल्यू ऑफ सप्लाई बन गया 4,200 रुपये। समझ में आया क्या? सबको एग्जाम में कौन सा करना है? एग्जाम में आपको चेक करना है कि सम की रिक्वायरमेंट क्या है, या तो सम बताएगा आपको। अब इसीलिए नॉर्मली मैं आपको नहीं कहता कि आपको सेक्शन नंबर्स वगैरह आईडीटी में याद रखने हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह का केस बन जाता है। ये वाले केस में रूल 32(2)(b जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये आपको याद कर लेना है। कुछ इसी तरह का आपको आईटीसी में मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ बताऊंगा, आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ बैंक्स के लिए कुछ अलग ऑप्शन है। ये 2-3 सेक्शन आपको याद करने की, एग्जाम में अगर उन्होंने प्रॉपर बताया नहीं है, आप सेकंड ऑल्टरनेटिव लो वैसे वैसे लिख के दे रहे तो आप हो जाओगे कन्फ्यूज़ की है किसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है, 32(2)(a आया तो नॉर्मल वाला, बी आया तो ऑप्शन वाला। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया, अभी आगे तो बढ़ो, मैंने बोला लो। नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट स्पेशल ट्रांजेक्शन है बुकिंग ऑफ टिकट बाय एयर ट्रैवल एजेंट। जो एयर ट्रैवल एजेंट टिकट्स बुक करता है उस पर क्या वैल्यू मानेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, हर फ्लाइट की टिकट के ऊपर जब आप टिकट बुक करते हो ना तो आपको फ्लाइट का फेयर बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके ब्रेकअप जब जाओगे तो ब्रेकअप में एक बेस फेयर मिलता है, यानी कि बेसिक फेयर मिलता है। वो जो बेसिक फेयर होता है ना, वो बेसिक फेयर पे ही एजेंट का कमीशन चार्ज होता है जो एयरलाइन वाले देते हैं उसको, और उसी बेसिक फेयर का 5% बनता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। डोमेस्टिक है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, और इंटरनेशनल है तो 10%। इंटरनेशनल मतलब बड़ा हो गया, मतलब 10% हो गया। ये भी एमसीक्यू में आ चुका है 1 से 2 बार, एक बार तो आया, ये सेकंड बार का ध्यान नहीं है, बट एक बार तो आया था। ठीक है, पिछले पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है। ओके, तो याद रहे, ये बहुत सिंपल है। एयर ट्रैवल एजेंट अगर है तो वो कैसे निकालेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? ये एजेंट के हिसाब से बात हो रही है, सप्लायर कौन है यहाँ पे? एजेंट है। तो बेसिक फेयर का 5% डोमेस्टिक बुकिंग्स के लिए, और इंटरनेशनल बुकिंग के लिए बेसिक फेयर का 10%। नेक्स्ट नोटिफाइड सर्विस या अलग तरह का सर्विस जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस।
किसी किसी चीज़ में ना मुझे लगता है कि ये रिकैप बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, तो मैं लिख दिया सीधा रेफर 7.51। तो चलिए चलते हैं पेज 7.51 की तरफ। यहाँ देखो कैसे निकालना है पॉलिसी के लिए। आपको चेक करना है पॉलिसी किस तरह की पॉलिसी है। सबसे पहले चेक करो पॉलिसी विद ड्यूअल बेनिफिट्स है क्या। जैसे आजकल पता है इंश्योरेंस वाले आते कहते हैं आप पैसा लगाओ, आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो रहा है और आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, यानी कि उस इंश्योरेंस में कॉम्बो है किसका, इन्वेस्टमेंट्स का और साथ ही साथ में इंश्योरेंस का। ऐसा जो कॉम्बो वाला है, ड्यूअल बेनिफिट्स वाला है, कौन सा वाला है, कॉम्बो वाला, वहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि सेम वही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। क्या बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, यहाँ बनेगा जो भी ग्रॉस प्रीमियम चार्ज हुआ है ना उसमें से एलोकेशन कर दो इन्वेस्टमेंट का अलग, इफ सच एलोकेशन इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रीमियम। नॉर्मली आपके पॉलिसी के पेपर में लिखा हुआ होता है ऑलरेडी कि जो आपका प्रीमियम लिया जा रहा है ना उस प्रीमियम में से कितना हिस्सा रिस्क के लिए है और कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो जो कवर किया, जो भी हिस्सा रिस्क के लिए है ना, सिर्फ उस वैल्यू को ही मानते वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन्वेस्टमेंट वाले सप्लाई नहीं मानते। बिकॉज हमने इनिशियल लेक्चर्स में सीखा था कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ वो सब चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होती है, जीएसटी के दायरे से बाहर होती है। तो यहाँ पे भी उन चीज़ों को इनडायरेक्टली ये इन्वेस्टमेंट होगा आगे जाके, जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए उसको बाहर रखा है एज ए सिक्योरिटी। बट जो रिस्क के लिए जो पैसा दिया है, मेन इंश्योरेंस बिजनेस का सर्विस क्या है, रिस्क इंश्योर करना, एश्योर करना कि दिक्कत या लॉस आपको नहीं होगा। तो उस केस में जनाब जो पैसा आपको रिस्क के लिए देना पड़ रहा है वो ही आप इंश्योरेंस के सर्विस के लिए दे रहे हो। तो इंश्योरेंस सर्विस में जो रिस्क का पैसा है सिर्फ वही आएगा और वही पार्ट बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट है, कभी कभी हम देखते हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी होती है जहाँ पे आपको हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर में नहीं भरना होता प्रीमियम, आपको एक ही बार प्रीमियम भरना होता है। जब आपको प्रीमियम एक ही बार भरना है तो वहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनता है, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर वेयर एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इज नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर। देखो सिंपल सी कहानी है, अगर वन टाइम प्रीमियम के अंदर अभी पॉलिसी होल्डर को बता दिया है कि तेरे से हम जो 5 लाख ले रहे हैं 1 लाख रिस्क का है और बचा हुआ तेरा इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से, तो उस केस में जो पैसा रिस्क के लिए लिया है उसी वैल्यू सप्लाई उसी में बनेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के अंदर हमको ब्रेकअप नहीं मिलता कि कितना रिस्क के लिए और कितना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे पूरा प्रीमियम पे 10% एज्यूम कर लेते रिस्क के लिए होगा और उसी को मान लेते वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझिए, कुछ तो आंखों में हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अदर केसेस, और कोई भी केसेस जो ऊपर फिट नहीं हो पाते हैं उसका सिंपल फंडा है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो प्रीमियम चार्ज हुआ उसका 25% बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उन पे 12.5% जो ऑफ प्रीमियम चार्ज होगा वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर सम्स आएंगे, बहुत सिंपल सम आते हैं इसके ऊपर, बस आपने ये चीज़ें याद रख ली, आपका सम अपने आप हो जाता है। यहाँ कोई बहुत डीप लॉजिक नहीं है समझाने के लिए। किसी किसी पॉलिसी में सिर्फ रिस्क कवर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका टर्म प्लान जो होता है उसमें सिर्फ रिस्क होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप मरोगे तो पैसा मिलेगा, जिंदा रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे केस में पूरा पैसा किस लिए ले रही है इंश्योरेंस कंपनी, ओनली एंड ओनली फॉर रिस्क। जब पूरा पैसा रिस्क के लिए ले रही है तो पूरा का पूरा प्रीमियम ही क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझा कि नहीं, लॉजिक समझा। अब थोड़ी इलस्ट्रेशन वगैरह है, ये आपको खुद से एक बार देखने, दिक्कत है तो ग्रुप में पूछ लेना है टेलीग्राम पे, लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब तो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ये भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब इसके ऊपर भी कई बार ना एमसीक्यू वगैरह में तो चीज़ें आई जाती हैं और इसके ऊपर भी पब्लिक कंफ्यूज होती है। तो इसको पिछले सेशन में, पिछले वाले सीरीज़ में मैंने यहीं से पढ़ाया था, इस सेशन में आई थॉट इसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं डिटेल में। और वैसे भी जो पिछले कुछ अटैम्प्ट से आईडीटी बहुत सिंपल आ रहा है, सिंपल मतलब मैनेजेबल आ रहा है, सिंपल मतलब एकदम लल्लू पल्लू तो नहीं आ रहा, मैनेजेबल आ रहा है। एंड इस बार जो आपका रिजल्ट्स आए मई 22 के, इसमें आईडीटी के मार्क्स बहुत अच्छा है। अब तो बहुत सारे बच्चे लोगों को जो नहीं भी पास उनके एग्जाम्पशन मिल गया आईडीटी के अंदर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अब आईडीटी में इतने मार्क्स आ गए तो डरा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, हो सकता है अगले अटेम्प्ट में आईडीटी थोड़ा ख़राब कर देवे। तो बेटर है इस तरह से प्रिपेयर करो कि वो कितना भी ख़राब करे तुम उसको और ख़राब करो, बोलो नहीं तू हमारा पेपर में मार्क्स नहीं काट सकता। आ जाओ डिटेल में पढ़ते हैं, पेज नंबर 7.53 पे। आओ आओ आओ, देखो बात क्या कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। देखो अब यहाँ पे दो बातें हैं,
व्हेन आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, व्हेन आईटीसी इज अवेल्ड। आपको चेक करना है कि किस स्कीम में, सॉरी किधर गया, ठीक है, आपको देखना है कि वो जो सप्लायर है वो आईटीसी क्लेम करता है कि नहीं करता है, जो भी सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर आईटीसी अवेल नहीं करता तो सीधा सादा मार्जिन स्कीम को अप्लाई कर सकता है। सपोज मैं ही हूँ, सपोज करो मेरा काम है कि मैं सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता हूँ, सेकेंड हैंड फ़ोन बेचता हूँ, सेकेंड हैंड कार बेचता हूँ, सेकेंड हैंड बाइक बेचता हूँ। अगर मैं सेकेंड हैंड बाइक्स में डील करता हूँ तो मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मैं जितने में वो बाइक बेचूंगा, अब मेरी खुद की तो बाइक है नहीं, मैंने किसी से बाइक परचेज़ की होगी। सपोज मैंने किसी से बाइक परचेज़ की 10,000 में, मैंने उसको बेच दिया 15,000 में, तो मेरे लिए अगर मैं आईटीसी क्लेम करने वाला बंदा नहीं हूँ तो माइनस स्कीम, उसको माइनस स्कीम क्या बोलती है कि जितने में बेचा माइनस कितने में परचेज़ किया, प्रॉफिट 5,000, वो 5,000 ही क्या है मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर जीएसटी। यहाँ पे देखो वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस इज माई वैल्यू, मतलब क्या है, वो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। कभी कभी क्या होता है कि मैंने दिया 10,000 में, लेकिन मैं थोड़ा उल्लू बन गया किसी से, और एक्चुअली में वो बाइक 10,000 का था ही नहीं, वो बाइक आप सस्ते में बिक रहा है, तो 10,000 का बाइक 9,000 में बेचना पड़ रहा है, तो कहने से 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अब अगेन मैं मार्जिन स्कीम में अगर हूँ, आईटीसी अवेल नहीं करता, तो उस केस में लॉस आ जाएगा। ऐसा लॉस की कोई जगह जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो क्या बोला, इग्नोर, क्या बोला, इग्नोर, क्या बोला, इग्नोर। CGST on second hand goods received from unregistered supplier is exempt। सिंपल सी कहानी है ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सेकेंड हैंड गुड्स लिया है तो वो तो एनीवेज अपने आप एग्जेम्प्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझा, रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक है। ये तो ये मेन इंपॉर्टेंट है मार्जिन स्कीम समझने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अब कभी कभी क्या होता है आईटीसी अवेल करते हैं, मैं सेकेंड हैंड बाइक्स में या कार में डील करता हूँ और मैं रजिस्टर्ड बंदा हूँ, तो जो मैं कार परचेज़ करूँगा, हो सकता है, अब देखो जो मैंने परचेज़ किया उस पर तो आईटीसी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो मुझे बेच रहा है शायद वो नॉर्मल कंज्यूमर है। अब नॉर्मल कंज्यूमर के पास जीएसटी नंबर तो होता नहीं है, तो आईटीसी पास तो नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सिंपल सी फंडा है, मैं किसी का बाइक लेके जो उस पर काम करूँगा, काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल या सर्विस यूज़ करूँगा, उस पर जो जीएसटी भरूँगा वो मेरा इनपुट है, उसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा, उसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कह रहा है अगर आईटीसी अवेल होता है नॉर्मल केसेस में, तो आपको नॉर्मल वैल्यूएशन के प्रोविजन ही लगाने हैं, आपको ये मार्जिन स्कीम में जाने का परमिशन अलाउड नहीं। समझा कि नहीं? अब देखो इसके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड विच डील्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड कार्स, ठीक है, ये कंपनी सेकेंड हैंड कार्स बेचती है। क्या किया इसने, एक सेकेंड हैंड मारुति का ऑल्टो कार परचेज किया 2015 में, जिसका ओरिजिनल प्राइस क्या था, 5 लाख रुपए, और कितने में परचेज किया इसने, 3 लाख में। यानी कहने से इसका परचेज प्राइस क्या है, 3 लाख, और किससे परचेज किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया। उसके ऊपर 30,000 रुपये खर्चे किए, कोई माइनर फर्बिशिंग या पेंट वेंट कुछ भी किया होगा उससे खर्चे किए, और फाइनली 3.5 लाख में वो कार को बेच दिया। कहना ऐसे 3.5 लाख में कार को बेच दिया। द वैल्यू ऑफ जीएसटी पर्पज शेल में 50,000। अब ये वैल्यू कैसे आया, ये आप खुद निकालते हैं कैसे आया। सेलिंग प्राइस कितना है 3.5 माइनस परचेज प्राइस क्या था, कितना परचेज प्राइस 3 लाख, तो कितना बचा 0.5 लाख। ये क्या बन गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन से केस में, अगर ये मार्जिन स्कीम यूज़ कर रहा है तो। अब कहीं नहीं लिखा है कि एक्स लिमिटेड परचेज रजिस्टर्ड बंदा है, मतलब मार्जिन स्कीम यूज़ कर सकता है तो करेगा यूज़, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। आगे और बातें करेंगे इसके ऊपर। ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल्स, अब है ना ध्यान से देखो, कुछ केसेस में हम दिक्कतें होती है बहुत कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे किस तरह से मानेंगे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ो एकदम। डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्सेस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स, स्पेसिफिकली मोटर व्हीकल की बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर हम इन जनरल गुड्स की बात कर रहे थे, चेक करो वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किस बारे में बात कर रहे हैं, यूज ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, मतलब बाइक गाड़ी घोड़े की बात कर रहे हैं। Different rates of taxes have been prescribed for old and used vehicles depending upon the size and engine capacity, ठीक है। और value of supply in such case when ITC is not availed, देखो ऑफ कोर्स अगर ITC अवेल होता है तब तो नॉर्मल रूल्स अप्लाई होंगे, तब तो हम इस रूल पे आएंगे, मार्जिन स्कीम में आएंगे नहीं, तब तो यहाँ पे पहुँचना ही नहीं है।
आईटीसी नहीं लेते तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे केस में आईटीसी अवेल नहीं हुआ है, इज वैल्यू दैट रिप्रेजेंट मार्जिन ऑफ सप्लायर ऑन सप्लाई ऑफ सच गुड्स डिटरमाइंड एज फॉलोज। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसी गुड्स पे, जो गुड्स हमने सेकेंड हैंड परचेज किया था, कुछ टाइम हमने रखा होगा, इन शॉर्ट अब रखा होगा तो उसके डेप्रिसिएशन भी किया होगा, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? फाइनली मैंने कुछ टाइम रख के उस सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल को बेचा होगा, तो जब बेचने से कुछ तो पैसा आया होगा, सेलिंग प्राइस माइनस, अब मैं कॉस्ट क्या लेस करूं? मैंने वो एसेट अपने पास रख लिया, 1 साल 1.5 साल यूज़ कर लिया, तो मैंने जितने में परचेज किया क्या वो लेस करना चाहिए? सोच के बताओ, क्या वो लेस करना चाहिए? आंसर इज नो। देखो अगर मैं सेकंड में परचेज करके तुरंत बेच दिया या 15-20 दिन में बेच दिया, 1-2 महीने में बेच दिया, तब तो वी कैन इग्नोर डेप्रिसिएशन लॉजिकली। बट अगर मैंने कोई किसी की बाइक सेकंड हैंड परचेज करी और मैंने उसको यूज़ कर लिया, कितने दिन? 2 साल यूज़ कर लिया, तो क्या मार्जिन स्कीम क्या बोलती है? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन ऐसे केस में परचेज प्राइस लेस करना सही लग रहा है तुमको? नहीं लग रहा है, 2 साल यूज़ भी किया, तो जो परचेज प्राइस है उसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन से माइनस तो कर दे। देखो यही लॉजिकल चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सप्लाई। जो वैल्यू आ रहा है डेप्रिसिएशन के बाद का वैल्यू, उसको लेस करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आएगा? ये वैल्यू आएगा आपका परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एज ऑन द डेट ऑफ सेल। जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? डेप्रिसिएटेड वैल्यू। अगेन यहाँ पे सेम चीज़ है, कई बार हो सकता है कि जिसमें बेच रहे हो वो छोटा है फ्रॉम डेप्रिसिएटेड वैल्यू, तो क्या होगा? नेगेटिव फिगर आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस की कोई जगह जीएसटी के अंदर नहीं है। कोई और केस में क्या होगा जहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वैसे डेप्रिशिएबल है ही नहीं, या डेप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं थी, या आज लेके 2 दिन बाद बेच दिया, तो वहाँ पे क्या होगा? सिंपल है वहाँ तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगेन सेलिंग प्राइस अगर छोटा है परचेज प्राइस से तो नेगेटिव लॉसेस को इग्नोर करोगे। अगेन लिखा है आईटीसी अगर अवेल किया तो नॉर्मल वैल्यूएशन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला ध्यान से देखो, ये मैं बताऊँ सबसे अलग है, इसी का पार्ट है बट अलग है, इसे मैं इसको अलग कर रहा हूँ। देखो लक्ष्मण रेखा खींच के मैंने इसको अलग कर दिया, ध्यान से देखो ये क्या बोलता है? परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। देखो ये क्या है, मैंने साथ में एग्जाम्पल भी लिख रखा है। आपने एक गाड़ी परचेज की, आपने एक गाड़ी परचेज की ईएमआई के ऊपर, लोन के ऊपर। अब आप लोन चुका नहीं पा रहे, आपको पता है कुछ महीने तक वो फाइनेंस कंपनी आपको कॉल करती है, बंदे भेजती है, सर प्लीज़ पैसा दे दो, प्लीज़ पैसा दे दो। तो उसके बाद क्या होता है? वो अपना सिक्योरिटी राइट इन्फोर्स करते हैं और आपके एसेट पे कब्जा कर लेते हैं। तो आपने एक कार लिया था, आप 1 साल से ईएमआई नहीं भर रहे हो, फाइनेंस वाले आए और आपकी कार उठा के ले गए। उसकी बात यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? परचेज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। देखो मार्जिन स्कीम में फंडा तो सिंपल है, क्या है? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। सेल प्राइस तो फिक्स होगा जितने में कोई भी आदमी बेचेगा। परचेज प्राइस क्या है? उसी का सब झमेला वाला दुनिया भर का। ऊपर क्या झमेला था? अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है और आपने यूज किया कुछ टाइम तो लेस करो परचेज प्राइस में से कुछ तो डेप्रिसिएशन, और उसके बाद उसको लेस करोगे सेल प्राइस में से। ये वाले केस में क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, आपने 1 साल तक ईएमआई नहीं दिया, वो तो ठीक है, आपसे बैंक ने क्या किया? रीपजेस कर लिया, उस कार को दोबारा आपसे ले लिया। अब क्या लेती है आपकी वो कार तुरंत बैंक नीलाम कर पाएगी? आंसर इज नो। बैंक में टेक सम टाइम, 3 महीना 6 महीना लग जाएगा बेचने में। ऐसे केस में बैंक भी यूज करेगा मार्जिन स्कीम, ठीक है। अब जब बैंक मार्जिन स्कीम यूज करेगा तो सेलिंग प्राइस तो बैंक को पता है कितने में माल, कितने में किसको और को गाड़ी बेच रहा है, थर्ड पार्टी को, लेकिन परचेज प्राइस कहाँ से लाएगा? क्या ये एसेट एक्चुअली में बैंक ने परचेज किया था जो बैंक को पता होगा परचेज प्राइस? नहीं, बैंक ने तो लोन किसी को दिया था, उसके बदले बैंक को पैसा नहीं मिला, बैंक कार को उठा के लेके आ गया। तो ऐसे कार का कॉस्ट क्या लूँ? परचेज कॉस्ट क्या लूँ? क्या लेस करूँ सेल प्राइस में से? अरे दिक्कत समझ में आई क्या? पब्लिक सोच रही है क्या बोल रहा है? अरे दिक्कत समझ में आई क्या भाई?
अगर आपको दिक्कत समझ में आ गई तो अब ज़रा कान खोल के सुनिए। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, मैनी अ टाइम्स गुड्स टेकन ऑन लोन, जैसे एग्जाम्पल कार, आर रीपोजेस्ड बाय द लेंडर, बजाज फाइनेंस दोबारा ले जाता है आपकी उस गाड़ी को, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन। द परचेज वैल्यू ऑफ सच रिपोजेस्ड, परचेज वैल्यू क्या है, यही तो निकालने का दिक्कत है। परचेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो बातें हैं। जो डिफॉल्ट कर रहा है यानी कि जिसने कार लोन लेके पैसा नहीं चुका रहा है, दो बातें होंगी, या तो बंदा अनरजिस्टर्ड होगा या वो बंदा रजिस्टर्ड होगा। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मेरा स्टूडेंट, एग्जाम्पल डिफॉल्टिंग बॉरोवर इज अनरजिस्टर्ड। अब मेरे स्टूडेंट्स नहीं रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, तो मेरा स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो ये मेरा स्टूडेंट डिफॉल्ट कर लिया, उसने कुछ खास इनकम तो कमाता नहीं है, लोन ले लिया, भर नहीं पा रहा है, लोन ले लिया मेरे किसी स्टूडेंट ने कि लड़की घुमाऊँ, मतलब गर्लफ्रेंड को घुमाऊँगा, अब नहीं भर पा रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू क्या होगा, परचेज वैल्यू निकालना हमेशा किसके लिए, देखो फाइनली जब आपके फाइनेंस कंपनी ने आपकी गाड़ी वापस दी तो गाड़ी कौन बेचेगा, बेचेगा तो फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी के लिए परचेज प्राइस क्या होगा वो निकाल रहे हैं इस तरीके से, ध्यान से देखो। तो परचेज वैल्यू कैसे आएगा, जो भी परचेज प्राइस था, जो भी परचेज प्राइस था, परचेज प्राइस किसका होगा, मेरे स्टूडेंट का जिसने परचेज किया था पहले, उस कमबख्त ने जो पैसा नहीं चुका पाया। परचेज प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर, इसमें से हम रिड्यूस करेंगे 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजिशन। सर ये क्या बोलती है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। हम निकाल रहे हैं परचेज वैल्यू। अब परचेज वैल्यू निकालने के लिए, अब मैं सपोज मैं बैंक वाला हूँ, बैंक वाले को थोड़ी पता है कि क्या हो सकता है उसके साथ में, उसके साथ तो हो गया, अनहोनी हो गई, तो बैंक ने क्या बोला, बैंक के पास कार तो आ गया, अब बैंक ने बेच भी दिया, अब बैंक देख रहा है कैसे निकालूं वैल्यू ऑफ सप्लाई, मार्जिन स्कीम लगा दूं। बैंक के पास परचेज प्राइस नहीं था, तो बैंक ने दिमाग लगाया और बैंक ने सेक्शन पढ़ा, और बैंक ने क्या देखा, अच्छा इस बंदे ने, मतलब मेरे स्टूडेंट ने जिसने लोन का कांड किया, ये मैं नहीं भरा, इसने कार कितने में परचेज किया था, तो आंसर मिला उसने 10 लाख में परचेज किया था। अच्छा 10 लाख परचेज किया था, परचेज के दिन से लेके जब तक आपने यानी मेरे स्टूडेंट ने वो कार यूज की सॉरी, जब तक वो कार यूज करी, हर क्वार्टर का 5% लेस करेंगे। कब तक लेस करेंगे, जब तक वो कार को एक्चुअली में बजाज फाइनेंस ने डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया हो, सेल ऑफ नहीं कर दिया हो, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग उसको लेस करेंगे। तो ये देखो, डिस्पोज ऑफ, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ डिस्पोजल तक हर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर का 5% लेस करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही क्या बनेगा, वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो एग्जांपल लो, मैंने कहा एग्जांपल ले लो, बजाज फाइनेंस ने जो कार बेचा, मैं बात कर रहा हूँ फॉर बजाज फाइनेंस, इसके लिए निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसके लिए क्या आएगा, सिंपल वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेल प्राइस, सपोज इस ये बेच पाया 5 लाख में, माइनस परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस मेरे पास डायरेक्टली नहीं मिल सकता, मुझे पीपी निकालना पड़ेगा। पीपी कैसे निकालूंगा, ओरिजिनली कार कितने में परचेज किया था, सामने वाले ने, उसने कार परचेज किया था ओरिजिनल बायर ने 10 लाख में, और बायर्स के लेने से लेके बैंक के बेचने तक का समय बीत गया है 10 क्वार्टर। तो कहने से 10 क्वार्टर का इंटू 5% कितना हो गया, 50%, नहीं तो एग्जैक्ट वैसा ही फिगर बैठ गया। लेट्स टेक 10 लाख ही लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 5 क्वार्टर, 5 क्वार्टर इंटू 5% कितना हो गया, 25%। 10 लाख माइनस 25% कितना आया, परचेज प्राइस फाइनली 7.5 लाख, तो सेलिंग प्राइस माइनस 7.5 लाख। अब ये नेगेटिव आ गया तो ऑफ कोर्स हम इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये कब, जब डिफॉल्ट करने वाला बंदा, लोन लेने वाला बंदा कौन है, अनरजिस्टर्ड। कभी कभी लोन लेता है वो रजिस्टर्ड भी होता है, इस एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल आपके निखिल सर, मैं रजिस्टर्ड बंदा हूँ, ऐसा मान लो रजिस्टर्ड बंदा हूँ, मैंने डिफॉल्ट किया, तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे परचेज वैल्यू। तो जो रीपरचेसिंग लेंडर है यानी कि बजाज फाइनेंस है, विल डिस्चार्ज जीएसटी एट द सप्लाई
वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल और नोशनल परचेज वैल्यू। भाई सिंपल सी कहानी है, ऐसे केस में जो बजाज फाइनेंस है वो स्ट्रेट अवे अपना जीएसटी कैसे डिस्चार्ज करेगा, एट द सप्लाई वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन फ्रॉम एक्चुअल, जो भी परचेज वैल्यू है ना, वो जो रिडक्शन वगैरह करते हैं ना, कौन सा रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आप लेस वेस करते हो, रिडक्शन करते हो सेल परचेज वैल्यू से, वो सब लेस नहीं करेगा, सीधा जो बेचा है उसके हिसाब से जीएसटी भर देगा। अब सर ऐसा क्यों, उसका सिंपल आंसर है आईटीसी का दर्द टू गवर्नमेंट, इसकी वजह से। ठीक है, सेकेंड केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला फर्स्ट केस है जहाँ मेरा स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पे पूछने के चांसेस पूरे बनते हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने पहली बार इतने डिटेल में कवर किया है, अब कुछ खास बचा नहीं, चैप्टर अपनी आखिरी सांस से ले रहा है। नेक्स्ट है स्पेशल ट्रांजेक्शन, कूपन और वाउचर। कूपन और वाउचर के केसेस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानोगे, जो भी मनी वैल्यू है जो रिडीम होगा वाउचर के अगेंस्ट, आपके वाउचर में 5,000 का वाउचर है, लेकिन उस पर लिखा है कि उससे आप 1,000 रुपये का सामान ले सकते हो, तो जितने रुपए का सामान ले सकते हो वही वैल्यू क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ रही है बात, बस सिंपल एकदम। नेक्स्ट है कोई नोटिफाइड सर्विस ऐसी है जो मतलब ये सर्विस नोटिफाई की जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, कोई सर्विस है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन बिना कंसिडरेशन के, वहाँ पे वैल्यू क्या होगा, हमेशा नील मानेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, बिकॉज नथिंग नोटिफाइड सो फार, आज तक कुछ नोटिफाई किया नहीं, बस लिख के रखा है। जब कुछ लिख देंगे लॉजिक डेवलप हो जाएंगे, हम आपको बता देंगे, फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नोटिफाइड नहीं है तो फिर पूछ भी क्या सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, बट बाई चांस एमसीक्यू में आया तो याद रखना, कुछ नोटिफाइड सर्विस वैसी हैं अगर बिल्कुल डिस्टिंक्ट पर्सन है बिना कंसिडरेशन के, वैल्यू नील होगा कब, अगर आईटीसी अवेलेबल है तो, वरना नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रूल 33, सप्लाई एज अ प्योर एजेंट। अब ये क्या है, कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। अब देखो इसके ऊपर ना, इसमें बहुत सारे कस्टम के एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं आपके बुक में, तो मैं उसी बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, या आप किसी और एग्जाम्पल को भी चलेगा। देखो सिंपल सी कहानी है, याद है आपने स्टार्टिंग में बात किया था मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है, सप्लायर को कोई सामान पहुंचाना है किसी रेसिपिएंट को, उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है वो आपको चेक करना है। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बात होती है कि मुझे, अब एग्जांपल चेंज करते हैं, सपोज ये फ़ोन है, ठीक है, मैंने बात की है कि ये फ़ोन मेरे को आपको पहुंचाना है, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि एक्स फैक्ट्री प्राइस मेरे फ़ोन का 1,00,000 रुपये है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है आप तक फ़ोन पहुंचाना, द आंसर इज़ नो। तो इस फ़ोन को मेरे फैक्ट्री से बाहर लेके जाने के बाद जो भी कॉस्ट होता है, क्या वो कॉस्ट इनकर करना मेरी जिम्मेदारी, मैंने बोला आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में क्या फर्दर कोई भी कॉस्ट मेरे वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा, आंसर इज एक्सट्रीमली नो, एक्सट्रीमली नो। लेकिन है ना, फिर पहले आपने कहा था कि आप खुद आके मुझसे फ़ोन लेके जाओगे, फिर है ना, तो मैंने बोला ठीक है 1,00,000 का फ़ोन है, फिर आपने मुझे क्या बोला कि सर एक काम करो ना, आपके नीचे कुरियर वाला है, आप उनसे कुरियर करवा दो ना। मैंने कहा भाई साहब अपनी बात क्या हुई थी, फ़ोन आप लेके जाओगे आके, मैं क्यों कुरियर करवाऊँ। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर अपना कॉन्टैक्ट नहीं था, प्लीज़ फिर भी मेरा ये करवा दो ना कुरियर से, मेरे को फ़ोन में लेने आ नहीं पा रहा, किसी बंदे को भेज नहीं पा रहा। मैंने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। नीचे कुरियर वाले के पास गया, उसको पूछा कि भाई साहब कितना लेगा कुरियर का। उसने क्या बोला मालूम है, 1,000 रुपीज़ लूँगा। ध्यान से सुनो क्या बोला उसने, 1,000 लूँगा। अब मैंने ये फ़ोन तुमको भेज दिया उस कुरियर के थ्रू, उसको 1,000 रुपये दे दिए और 1,000 रुपये आपसे मैंने वापस ले लिए। क्या वो 1,000 रुपये वैल्यू का पार्ट बनेगा, क्या मुझे 1,00,000 में 1,000 भी ऐड करके पूरे पे जीएसटी भरना पड़ेगा, आंसर इज नो। क्योंकि वो जो मैंने एक्स्ट्रा काम करके दिया, मेरी जिम्मेदारी थी क्या, नहीं थी। वहाँ पे मैं आपका प्योर एजेंट, एकदम मासूम एजेंट की तरह मैंने काम किया। मैंने उस कुरियर वाले से बिल लिया 1,000 रुपये का, वो बिल आपको व्हाट्सअप कर दिया, आपसे पैसा ले लिया। इसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं मालूम है, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि जहाँ पे आपने प्योर एजेंट की तरह काम किया है, वो वाला वैल्यू कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ध्यान से सुनो। मेरा जिम्मेदारी तो नहीं था, ऑफकोर्स जिम्मेदारी नहीं था,
लेकिन आपने बोला रिक्वेस्ट किया, मैं अगेन सेम नीचे गया, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, उसने बोला दे दूंगा, 1000 रुपये लगेगा। मैंने आपको ऊपर आके फ़ोन करके ये बोला भाई कुरियर कर रहा हूँ 1500 लगेंगे, क्या बोला 1500 लगेंगे भाई साहब इधर मैं फंस गया। क्या मैं रीइंबर्समेंट ले रहा हूँ? मैं उसको 1000 दे के तुमसे 1500 ले रहा हूँ, क्या मैं रीइंबर्समेंट ले रहा हूँ? आंसर इज नो। यानी कि अब मैं तुमको एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा हूँ जहाँ पे मैं किसी और से सर्विस देके तेरे को सर्विस बेच रहा हूँ। तो भाई साहब इस केस में पूरा 1500 वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एज अ प्योर एजेंट काम नहीं कर रहा। प्योर एजेंट मतलब क्या होता है? जो प्योर एकदम प्योर रीइंबर्समेंट के लिए काम करता है। और जैसे ऑफिस में आप कभी कभी रीइंबर्समेंट लेते हो तो जितना पास का खर्चा हुआ है वही पास का जेरोक्स देते हो, उसके उतने पैसे लेते हो, है ना? वैसे उस रीइंबर्समेंट की बात होगी, यानी कि जितना आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है जो जिम्मेदारी का नहीं था उतना ही आप वसूल कर रहे हो, तब तो आप बच गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। लेकिन आपने अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा लिया रीइंबर्समेंट के नाम पे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। इसके ऊपर बहुत सम्स आएंगे आगे, सम वाले पार्ट में हम सीखेंगे। ओके, अब चैप्टर एकदम अंतिम सांसों पे। रूल 34 क्या कहता है? रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। अब एक्सचेंज वैल्यू क्या लेना है गुड्स में और सर्विसेज में जब इंटरनेशनल करेंसीज इन्वॉल्व हो गई तब। इन केस ऑफ गुड्स आपको सिंपल देखना है, जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि TOS था उस दिन का CBIC का रेट क्या है अंडर कस्टम एक्ट, वो CBIC का रेट क्या बनेगा आपका, उस रेट से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर INR। सर्विस के अंदर जो गैप का रेट होगा उसी TOS के दिन का जो गैप का रेट होगा वही रेट से कन्वर्ट करना, वही क्या बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके ऊपर ना कई बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं रियल लाइफ के अंदर भी, जब उनका क्लाइंट कुछ भी एक्सपोर्ट या मतलब गुड्स एक्सपोर्ट या गुड्स इंपोर्ट करता है तो वहाँ पे हर बार ही निकालना पड़ता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और वो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सर मैं किस दिन का लूँ, जिस शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का CBIC का रेट लूँ, या हमने इन्वॉइस बनाया उस दिन का CBIC का रेट लूँ, या हमने जब माल भेजा पोर्ट पे उस दिन का CBIC कौन सी? अरे भाई साहब आपने सीखा एक चैप्टर का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई, बच्चे चैप्टर पढ़ के चैप्टर भूल जाते हैं, रियल लाइफ में यूज ही नहीं करते। आपको देखना है आपके उस ट्रांजेक्शन का TOS कब बन रहा है उस गुड्स के हिसाब से, जिस दिन का TOS बन रहा है उस दिन का CBIC रेट क्या है वह बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको किस रेट में करेंसी आ रहा है उस दिन का रेफरेंस रेट क्या RBI का, उससे आपको तंबूरा फर्क पड़ता है, ठीक है? तो फर्क इससे नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या है? रूल 35 वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दिया होता है वो टैक्स इंक्लूड करने के बाद का होता है, तो ये तो आप बचपन में करते थे वैसा ही करना है। सपोज उस पर GST रेट 18% था और आपको वैल्यू दिया है 25,000, 18% वाला है तो क्या कर दोगे? इंटू, समझो वैल्यू सप्लाई निकालना, इंटू 100 डिवाइड बाई 118, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ऐसे ही जो भी रेट हो 28% हो इंटू 100 डिवाइड बाई 128, ये बचपन का है तो कुछ नहीं है, तो सब में हर सम बहुत सब में मिल जाएगा मतलब, ठीक है? सो दिस वॉज योर, कुछ और यहाँ पे है क्या मेरे बताने के लिए? लेट मी चेक। एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ जी, अच्छा है बच गए। टैक्सेबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट लेवाइज कलेक्टेड बाय एयरलाइंस एज अ प्योर एजेंट। अब इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है इन द चैप्टर चार्ज ऑफ GST ऑल्सो। हल्का सा फटाफट शॉर्ट में यहाँ भी सुन लो। देखो क्या होता है ना, services provided by an airport operator to passengers against consideration in the form of UDF and PSF, मतलब क्या है? यूजर डेवलपमेंट फीस एंड पैसेंजर डेवलपमेंट फीस। क्या होता है ना, जो एयरपोर्ट का ऑपरेटर है, जो एयरपोर्ट संभाल रहा है, काफ़ी जगह एयरपोर्ट ऑपरेटर अडानी है, तो वो जो एयरपोर्ट संभाल रहा है ना वो पैसेंजरों को सर्विस देता है एयरपोर्ट यूज़ करने का, और वो सर्विस के बदले हर पैसेंजर से दे चार्ज अ फीस विच इज़ यूज़र डेवलपमेंट फीस या पैसेंजर डेवलपमेंट फीस। तो ये जो फीस चार्ज करता है ना, कभी देखा है कि आप एयरपोर्ट पे गए और वहाँ एयरपोर्ट पे जो आपको ID कार्ड दिखाने बोलता है, टिकट दिखाने बोलता है, क्या आपको बोलता है लो मेरे को अडानी ने भेजा, लो पैसा दो ये UDF का और PSF का? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में उस एयरपोर्ट ऑपरेटर ने जिम्मेदारी दे रखी है एयरलाइंस वाले को, क्योंकि आप टिकट कहाँ से निकालते हो? एयरलाइन से निकालते हो। तो एयरलाइन को बता रखा है कि एयरलाइन एग्जाम्पल स्पाइस जेट, विस्तारा, आपको हमारे बिहाफ पे ये UDF और PSF कलेक्ट करना है और हमको दे देना है। कुछ याद आ रहा है रीइंबर्समेंट जैसा? क्या वो UDF और PSF का सर्विस, क्या वो एयरपोर्ट का सर्विस आपको इंडिगो, स्पाइस जेट या विस्तारा दे रहा है? नहीं,
वो सर्विस आपको एयरपोर्ट का ऑपरेटर यानी कि अडानी दे रहा है, जिस केस में जहाँ जहाँ अडानी है वहाँ पे अडानी दे रहा है। तो लेकिन अब सर्विस तो अडानी दे रहा है, पैसे तो कंज्यूमर से ले रहा है, लेकिन बीच में एक बंदा है जो काम कर रहा है एज अ प्योर एजेंट यानी कि विस्तारा यानी कि एयरलाइंस। तो वो एयरलाइन जो पैसा कलेक्ट करेगा उसकी जिम्मेदारी ये है कि जैसा का जैसा पैसा लेगा वैसे का वैसा ही वो पैसा एज इट इज़ बिना 1 रुपये ऐड किए दे देवे अडानी को यानी कि एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे देवे। तो ऐसे केस में अगर एयरलाइंस वाले इस तरह से कर रहे हैं कि एज इट इज़ लेके तुमसे लेके एज इट इज़ दे रहे हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर को, तो यहाँ पे वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस है, यानी कि यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट काम कर रहा है, वैल्यू सप्लाई का पार्ट वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर कुछ इस तरह का, अच्छा पहली दूसरी बात, ये जो अमाउंट्स है यूडीएफ के और पीडीई के पीएसएफ के, ये अमाउंट अलग से लिखे होने चाहिए टिकट्स के ऊपर। अगर ये अलग से नहीं लिखे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितना चार्ज हो सकता है कस्टमर से लिया हो? तो उस केस में पूरा वैल्यू बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी कंडीशन क्या है, एयरपोर्ट जो एयरलाइन वाले हैं इंडिगो विस्तारा वाले, इन्होंने स्पेसिफिकली अलग से लिखा हो कि ये चार्ज है, ये हम उनके लिए ले रहे हैं, और उस अमाउंट का जो जीएसटी क्रेडिट भी आईटीसी भी है वो भी एयरलाइन वाले नहीं लेंगे। दोनों कंडीशन मीट करती है तो बॉस सीधी सादी बात है, ये रीइंबर्समेंट है, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा एयरलाइंस वालों के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने और बहुत जगह पढ़ोगे इसको बार बार रिपीट के अंदर, बट मैंने आपको एक ओवरव्यू फटाफट से बता दिया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द फैंटास्टिक चैप्टर जो एग्जाम में आता ही आता है। अरे आता ही। उम्मीद करते हैं चैप्टर में आपको मज़ा आया होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती की तो मेरी आदत रही नहीं है, बट मेरा फोकस हमेशा रहता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स का टाइम कम से कम वेस्ट करते हुए मैं मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सकूं, स्टडी मैट को कवर कर सकूं। और स्टडी मैट कवरेज का ही एक नतीजा है कि इस अटैम्प्ट में अगर आप यूट्यूब के कमेंट और टेलीग्राम के फीडबैक्स देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतने सारे पॉजिटिव फीडबैक्स है, वो भी सिर्फ फ्री लेक्चर्स की वजह से। ठीक है, मैं खुद की बड़ाई चढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप जाके कमेंट पढ़ लो और खुद समझ जाओगे। ठीक है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब अगर जम रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों को शेयर कर देना। ठीक है, उनका भी भला हो जाए और थोड़ा बहुत मेरा भी भला हो जाए। मेरा क्या भला होगा, मेरा सिंपल भला है, दुआएं मिलेंगी और दुआओं से बड़े बड़े काम होते हैं जनाब। बस लेक्चर्स तो दुआओं के लिए अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन सम अनदर वीडियो विद न्यू चैप्टर। Meanwhile, stay safe, take care, stay healthy, keep studying, keep enjoying. Bye bye, take care.